तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन पेपर के जो दो क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो हर बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। उसमें है नंबर एक, सिम्पसन वन थर्ड रूल से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है 10 मार्क्स का। ठीक है जी। नंबर दो है गामा फंक्शन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इससे पहले के क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं 3 पार्ट। आप जाके प्लेलिस्ट में अप्लाइड मैथ्स 2 की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मैथ्स गुरुजी एंड नोटियल चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चर विभिन्न संस्थानों में 11th 12th एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका झक्कास वाला क्वेश्चन नंबर 24। बाय यूजिंग सिम्पसन वन थर्ड रूल, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सिम्पसन वन थर्ड रूल। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 dx upon 1 plus x square by taking h is equal to, हाँ ध्यान देना, h is equal to 0.25, हाँ इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। पाई के अप्रोक्सीमेट वैल्यू। कुल मिला की बात यह है कि हिंदी में पढ़ देता हूं, चलो। हाँ, सिम्पसन वन थर्ड विधि से h बराबर 0.25 लेते हुए इंटीग्रेशन 0 to 1 dx upon 1 plus x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। इसी सहायता से पाई का लगभग मान ज्ञात करें। अब देखिए सिंपल सी बात यह है कि ये जो दे रखा है ना यहाँ पे फंक्शन, ये इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब भैया इसका इंटीग्रेशन तो आप सिंपल तरीके से भी कर सकते होंगे अगर आपको थोड़ा सा जानकारी है इंटीग्रेशन की। 0 से 1 upon 1 plus x स्क्वायर और dx, ये है ना फंक्शन। तो अगर आपको इंटीग्रेशन की थोड़ा बहुत जानकारी है तो 1 upon 1 plus x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। बताइए क्या होगा, बताइए। नहीं बता पा रहे हैं क्या, बताइए। अरे तो ये तो बड़ा गलत है फिर अगर आपको इसका इंटीग्रेशन भी नहीं आता है। इसका मतलब आपने डिटेल लेक्चर जो हमने इंटीग्रेशन के बनाए प्रॉपर तरीके से वो आपने पढ़े नहीं, इसका मतलब गलत बात है। 1 upon 1 plus x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए भैया। अगर ये भी नहीं पता तब तो क्या करें, बताइए, कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए अगर आपको सिम्पसन वन थर्ड रूल ना लिखा होता, यहां पर बोला जाता इसका इंटीग्रेशन करो जी, तो कैसे करते भैया। इसका 1 upon 1 plus x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। क्या होता है tan इनवर्स x, तो याद कर लो भैया, ये होता है tan इनवर्स x। और लिमिट लगा दीजिए 0 to 1, और एक बार अपर लिमिट लगती है मतलब x की जगह 1 रखा जाता है। tan इनवर्स 1 माइनस से एक बार लोअर लिमिट tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, क्योंकि 1 की जगह आप tan π/4 रख सकते हैं, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। हाँ, तो tan 1 की जगह tan π/4 रख सकते हैं, तो tan से tan इनवर्स हट जाएगा, π/4 बचेगा भैया। ठीक है जी, π/4 इजी सॉरी माइनस tan 0 की वैल्यू 0 होती है, पता होना चाहिए आपको। हाँ, पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, उसके भी डिटेल लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के भी डिटेल लेक्चर या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे या प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो ये आपका आंसर हो गया π/4। पाई की जगह 3.14 रखेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट वो कह रहे हैं ना कि पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखिए भैया, है ना। तो पाई की वैल्यू का अप्रोक्सीमेट मान क्या होता है, 3.14 या 22/7। तो 3.14 रखो और 4 से डिवाइड कर दो। और अगर डिवाइड ऐसा ना करके आप, क्योंकि सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्जाम में, तो आप सिंपल कैलकुलेटर साथ में ले जाएं और 3.14 डिवाइडेड बाय 4 करके जो आंसर आएगा वो लिख देना। ठीक है जी, ऐसा करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो भैया दिक्कत है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिम्पसन वन थर्ड रूल से बोला गया कि इसको सॉल्व करो, आंसर यही आएगा। लेकिन अगर सिम्पसन से ना बोला होता तब तो भैया ये बहुत सिंपल था, इतना सा था, कोई ज्यादा बड़ा टफ कुछ नहीं था। लेकिन सिम्पसन से पूछा तो सिम्पसन से करना पड़ेगा। 10 मार्क्स का है तो भैया थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है, ज्यादा लेंथी नहीं। सिम्पसन से देखिए, सिम्पसन वन थर्ड रूल से इसको कैसे करते हैं ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जरूर देख लीजिए
क्योंकि उस वहां पे हमने 2-3 क्वेश्चन करवा रखे हैं और अलग अलग तरीके से करा रहे हैं। यहाँ पे तो सिंपल एक ही क्वेश्चन है, तो इसी को सॉल्व करेंगे हम। तो डिटेल लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। इसको कैसे करेंगे ये देखिए। तो स्टूडेंट, करने से पहले मैं आपको थोड़ा स्टेप बता देता हूँ, इसके स्टेप। हाँ, स्टेप से आपको थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट, इसमें सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में आप क्या करते हैं, जब सिम्पसन 1/3 रूल का क्वेश्चन आएगा, कोई सा भी क्वेश्चन आए, तो स्टेप फर्स्ट में आप क्या करेंगे, ए बी एन की वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है जी। ए तो लोअर लिमिट होता है 0 और बी होता है अपर लिमिट। ठीक है जी। और एन होता है नंबर ऑफ इंटरवल। ये कभी कभी आपको दिए हुए होते हैं और कभी कभी नहीं दिए होते हैं। अगर नहीं दिए हुए तो नंबर ऑफ इंटरवल आप अपनी तरफ से लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे। लेकिन यहाँ पे सिम्पसन 1/3 रूल में 5 नहीं ले सकते, मतलब ऑड नहीं ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्पसन 1/3 रूल में एन की वैल्यू जो होगी वो सम होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। ठीक है जी। तो इस 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे लेंगे। अब वो उस हिसाब से 0 से, जैसे 0 से 1 के बीच है तो कितने इंटरवल में, 0 से 0.25 और 0.25 से 0.50 और 0.50 से 0.75 और 1, तो 4 इंटरवल बन रहे, तो n बराबर 4 ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी h दे रखा है, तो यहाँ पे ये सब करने की ए बी और n की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो मैं स्टेप इसलिए बता रहा हूं कि इसकी जगह दूसरा भी हो सकता है। ठीक है जी। ए बी एन की वैल्यू लिखो। ठीक है जी। सबसे पहले ये है। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, h की वैल्यू निकालो। h बराबर होता है b माइनस ए बटे n। ठीक है। h का मान निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। ठीक है जी। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे जी, थर्ड स्टेप में आप x की वैल्यूज लिखेंगे और y की वैल्यूज लिखेंगे, कि वैल्यूज लिखो। ठीक है। वो कैसे लिखते हैं, x बराबर अगर जो भी होगा वो उसके फिर y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग निकलती है, वो हम क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है जी। और फोर्थ स्टेप में आप फॉर्मूला लगा दो, बस फॉर्मूला लगा दो। बस ये 4 स्टेप आपको याद रखने और कुछ नहीं करना। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन की बात अगर करें स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप हमारा ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे h की वैल्यू देखो। सेकेंड स्टेप में h का मान निकालो। फर्स्ट स्टेप क्या, पहला और दूसरा स्टेप दोनों इसमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि h का मान ऑलरेडी दे रखा है 0.25। तो ना a निकालना है, ना b निकालना है, ना n निकाल की वैल्यू नहीं। n a b n की वैल्यू हम इसलिए निकालते हैं कि क्योंकि हमें h की वैल्यू निकालनी होती है और h बराबर b माइनस ए बटे n होता है। तो ऑलरेडी a b h की वैल्यू दे रखी है, तो ना फर्स्ट स्टेप करना है ना सेकेंड स्टेप करना है, सीधे सीधे हमें क्या करना है, h की वैल्यू गिवन है, तो ऑलरेडी गिवन है, गिवन दैट h इज इक्वल टू 0.25। ठीक है जी। अब सीधे थर्ड स्टेप में आ जाओ। देयरफॉर x और y, x और y। अब देखो x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी। ठीक है जी। ऐसे ऐसे करके आप निकलेंगे। x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू जो होती है, ध्यान देना, x की वैल्यू जो होती है ना, ये 0 से शुरू होते हैं 1 तक जाती है। तो जब सबसे पहली वैल्यू जो x की होती है, वो जो फंक्शन आपको दे रखा है उसकी लोअर लिमिट होती है 0। क्या होती है? लोअर लिमिट 0 है। ठीक है जी। हो सकता है कहीं लोअर लिमिट 1 हो, 2 हो, तो जो लोअर लिमिट होगी वो x की पहली वैल्यू होगी, ध्यान रखना। अब सेकंड वैल्यू क्या होगी, तो जो h आपको दे रखा है ना, h जो दे रखा है ऑलरेडी, वो इसमें जोड़ते जाना है। 0 में h को जोड़ दो, मतलब 0.25 को जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा भैया। ठीक है। अब थर्ड वैल्यू क्या होगी, ये जो 0.25 है उसमें फिर से h जोड़ दो, तो 0.50 हो जाएगा। फिर h और जोड़ दो, मतलब 0.25 इसमें जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। फिर 0.25 और जोड़ दो इसमें, तो क्या हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। और जैसे ही अपर लिमिट आ जाए तो वैसे ही यहाँ पे रोक देंगे, फिर 0.25 और नहीं जोड़ेंगे। ठीक है जी। ये हो गया। हम इस प्रकार से ये करेंगे। ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0.25 था, और यहाँ पे 0.50 और यहाँ पे 0.75 और फिर यहाँ पे 1.0। ठीक है जी। अब देखो कितने इंटरवल बन गए, एच का अंतराल है, h फिर h जोड़ा, फिर h जोड़ा, फिर h जोड़ा। ठीक है। 1 2 3 4, n बराबर कितना होगा, 4। हाँ, अगर निकालना भी होता तो n बराबर 4।
और n जो है इवन होना चाहिए, अगर दूसरा क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंटरवल इसमें 1 2 3 4 अंतरा, हाँ 4 हो गए, ठीक है जी। और अब y की वैल्यू निकालो। अब y x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू कैसे निकलेगी? जो फंक्शन आपको दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है आपको fx या y इज इक्वल टू, बोल सकते हैं इसको fx ना बोल करके y बोलेंगे, तो y, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकाली ना, fx और y एक ही बात होती है, y बराबर ये फंक्शन जो अंदर का है y बराबर है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो एक बार यहाँ पे जीरो रखेंगे तो हमें, क्योंकि x की जगह जीरो तो तब y का मान आएगा ना, तो x की जगह जीरो रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा जी, ठीक है। तो x की वैल्यू जीरो रखने के बाद y का मान 1 आया, यहाँ पे रख दिया। अब x की जगह पे इस फंक्शन में 0.25 रखना है, तो जब x की जगह पे 0.25 रखेंगे तो 1/1 प्लस 0.25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर करिए और एक जोड़ दीजिए। अब स्टूडेंट इसको सिंपली अगर हम कैलकुलेशन करें तो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। आप क्या करेंगे, आपके पास सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्जाम में, आप उसको लेके जाएंगे और तुरंत उसको उसके सहायता से कैलकुलेशन कर लेंगे। 0.25 इंटू 0.25 कैलकुलेटर में ही, और +1, और फिर 1 में जो आएगा नीचे 1 डिवाइडेड बाई दिस कर देंगे। तो हमारे पास हमने डायरेक्ट मान निकाले हुए हैं, वो हम लिख दे रहे हैं, वो है आपका 0.94 इसका मान आया है, ठीक है जी। अब उसके बाद अब x की जगह पे 0.50 रखो तो हमें y का मान निकल रहा है आपका 0.80। ये आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, ओके। कैलकुलेटर की हेल्प से या सिंपल भी करना चाहें तो कर ले, हाँ, लेकिन एग्जाम में कैलकुलेटर से करेंगे तो समय बचेगा आपका, ज्यादा इंपॉर्टेंट समय रहता है ना एग्जाम में, इसलिए। और अगर x की जगह पे यहाँ पे 0.75 रखेंगे तो y की वैल्यू आ रही है आपकी 0.64, ओके। इसकी इसी प्रकार से अगर x की जगह पे 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 + 1 2 आगे नीचे 1/2, 1/2 क्या होता है 0.5। ये इसको तो आसानी से आप कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन के, बिना कैलकुलेटर के, ठीक है जी। तो ये x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। x y की वैल्यू लिख लीजिए, हाँ। अब क्या है, फॉर्मूला लगा दो, बस हो गया। लास्ट स्टेप ये है, नाउ बाय सिम्पसन 1/3 रूल इंटीग्रेशन 0 से, या बाय सिम्पसन 1/3 रूल, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बाय सिम्पसन 1/3 रूल इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू h/3 ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड। ध्यान रखना इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट है, हा? कई जगह पे स्टूडेंट हमने क्या किया, एक बार हमने इसको यहाँ पे 4 रखा था, यहाँ पे A1 रखा था, सॉरी यहाँ पे 2 रखा था, तो कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो गया था। तो उसमें हमने क्या था, वो दोनों सही है अपनी जगह पे, लेकिन जो हमने पहला वाला जो y का पहला मान होता है ना, इसको y, कुछ लोग इसको y1 से शुरुआत करते हैं और मैं इसको y0 से या y0 से शुरुआत करता हूं। y0 और ये वाला मान है y1, ये वाला मान है y2, ये है y3 और ये है y4, ठीक है जी। y0 से शुरू, y0 y1 y2 y3 y4, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं 1 से शुरू करते हैं, y1 y2 y3 y4 y5 तक 5 तक जाता है। तो फिर अगर ये y1 से शुरू होता है तो यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे 2 आता है, लेकिन y0 से शुरू करेंगे, y0 से शुरू करेंगे, इसको नॉट पढ़ा जाता है वैसे y0 को y0, हाँ। तो तब 2 टाइम्स ऑफ इवन, 2 टाइम्स ऑफ 2 के साथ इवन आएगा, इवन से फिलिंग, 2 से फिलिंग भी आती है कि 2 मतलब इवन नंबर है, ठीक है जी। तो ये 2 के साथ इवन ऑर्डिनेट आएंगे और 4 के साथ ऑड ऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है जी। इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। देयरफॉर जब ये बाय सिम्पसन रूल से ये होता है तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू, इंटीग्रेशन 0 से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या होगी। तो h/3, h की वैल्यू क्या है भैया, देखो 0.25 है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉन 3 हो गया है ब्रैकेट में, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट ऑर्डिनेट, देखो y की जो वैल्यूज होती है वो ऑर्डिनेट कहलाती है, ठीक है जी। y0 y1 y2 y3 y4, ठीक है। तो y0
फर्स्ट ये है y0 है और लास्ट y4 है, तो y फर्स्ट की जगह y0 लिखो प्लस लास्ट की जगह y4 रखो, ठीक है जी, ब्रैकेट बंद कर दी, प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब इनमें से इवन कौन सा है, 1 और 3 तो ऑड है, 2 इवन है, तो केवल y2 बचेगा इसमें। अगर y4 भी होता तो y5 y6 प्लस y वो फिर प्लस में आ जाता, तो यहाँ पे इवन में केवल y2 बचा है, तो बंद कर दीजिए ब्रैकेट, ठीक है जी, प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड। ऑड में क्या है भैया, ये हो चुका है, ऑड में y1 और y3 बचा हुआ है, ठीक है जी, तो ये y1 प्लस y3 जितने बचे हैं बीच में प्लस लगाते जाएंगे जितने ऑर्डिनेट हैं, हाँ? ये हो गया जी, ये ओके। अब इसके बाद देखिए कि स्पेस स्पेस स्पेस, चलो हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे स्पेस आपको शायद दिखेगा नहीं, तो इसलिए या कर भी सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेस है अभी, हाँ, इज इक्वल टू देखिए 0.25/3, इसको डिवाइड कर दो, आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये आ रहा है आपका 0.083, ठीक है, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.083 आएगा, और ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिल रहा है, y0 प्लस y4, y0 क्या है भैया, y0 y0 क्या है, 1 है, तो 1 प्लस y4 क्या है, 0.5 है, ठीक है जी, प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन मीन्स y2 मतलब है 0.80, ठीक है, प्लस ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस फिर 4 है, फिर y1 और y1 कितना है भैया, 0.94, ध्यान से इसको आप वैल्यू ध्यान से रखेंगे, हाँ, 0.64, और ये ब्रैकेट बंद और ये पूरा ब्रैकेट भी बंद, हाँ। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये हम मिटा दे रहे हैं भैया यहाँ से, हाँ। अच्छा, इससे आगे चलते हैं, इज इक्वल टू, हाँ, दिस इज इक्वल टू, हाँ, तो ये हो जाएगा 0.083, ये वाला है, और अब इसको जोड़ेंगे तो 1 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, ठीक है जी, प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 1.6 हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इन दोनों को जोड़ करके 4 का गुणा कर दो, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये आ रहा है 6.32, हम कैलकुलेशन पहले ऑलरेडी करके रखे हुए हैं, जिससे कि आपका समय बच जाए, वीडियो ज्यादा लेंथी ना बने, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ करके 0.083 हो गया जी आपका बाहर, इन तीनों को अगर जोड़ते हैं तो आपको 9.42 मिल रहा है, ठीक है जी, और अब ब्रैकेट खोलते हैं तो 9.42 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो कैलकुलेटर से आप सिंपली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आंसर आ रहा है आपका 0.7816 भी आ रहा है, लेकिन 2 स्थानों तक आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा, 0.78 आपका आंसर है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से सिम्पसन 1/3 रूल के क्वेश्चन को करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेप मैंने बता दिए हैं, यहाँ पे तो 2 स्टेप, यहाँ पे केवल 2 ही स्टेप करने थे, ये ऑलरेडी खत्म हो गए 2 स्टेप, क्योंकि एच की वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में ही, तो इसलिए ये 2 स्टेप करने की जरूरत नहीं थी, सीधा 3rd और 4th करना था बस, है ना। लेकिन अगर नहीं दे रखा है तो पहले ए बी एन की वैल्यू लिखेंगे, फिर एच की वैल्यू निकालेंगे b-a/n, और फिर एक्स की वैल्यू लिखेंगे और वाई की वैल्यू लिखेंगे, और उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से 4 स्टेप याद रख लीजिए, इस प्रकार से होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग गामा फंक्शन इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos की पावर 8x dx, ठीक है जी, इसका सॉल्यूशन निकालना है और गामा फंक्शन का यूज करके निकालना है, ठीक है जी। अगर यहाँ पे गामा फंक्शन ना होता तो क्या इसको कर सकते हैं, गामा फलन का प्रयोग प्रयोग से मान ज्ञात कीजिए इसका, ठीक है जी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डिटेल लेक्चर स्टूडेंट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन भी उस डिटेल लेक्चर का दे देंगे, 40-50 मिनट का लेक्चर है वो, उसको अगर आप अच्छे से देखेंगे तो गामा फंक्शन के सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे करना है ये देखिए, आप ये बताइए मुझे कि अगर जो है इंटीग्रेशन 0 से π/2 है, लिमिट 0 से π/2 है और सिंपल cos x है, तो
cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो cos देखो इसका cos 8 की पावर 8x का तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन cos x का तो बता सकते हैं ना। अगर आपने हमारे इंटीग्रेशन के डिटेल लेक्चर देखे हैं तो उसको तो आप बता सकते हैं ना cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x होता है। मतलब थोड़ा प्लस माइनस का अंतर इसी याद रखने का तरीका है कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो इसलिए cos x का इंटीग्रेशन साइन x होता है। प्लस वहां माइनस तो यहाँ प्लस, ठीक है। तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये भी नहीं पता तो कुछ नहीं हो सकता फिर, ठीक है। और लिमिट लगा दीजिए 0 से π/2, और अपर लिमिट लगाएंगे तो साइन π/2 आएगा, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो साइन 0 आएगा, और साइन π/2 की वैल्यू 1 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 1, आंसर आ गया, ठीक है जी। और अगर यहाँ पे x² होता तब कैसे करते, तो x² होता तो तब भी आप इससे कर सकते हैं। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, cos 2x बराबर 2 cos² x माइनस 1, उसकी हेल्प से cos² की वैल्यू निकाल के इसमें आप कर सकते हैं उसको भी। 3 cos की पावर 3 होता तब भी आप एक cos की पावर cos 3x का एक फॉर्मूला होता है, उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर 4 पावर हो, 5 पावर हो या 8 बड़ी पावर हो तब कैसे करेंगे, तब कैसे करेंगे बताइए। तो तभी एक नया फंक्शन गामा फंक्शन ढूंढा गया स्टूडेंट कि जब कॉस की या साइन की पावर बड़ी हो और लिमिट 0 से π/2 हो, तो उसके लिए एक फंक्शन ढूंढा गया जिसको गामा फंक्शन, गामा मेथड कहते हैं, जिसको गामा मेथड कहते हैं, ठीक है। तो जब कॉस की पावर कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, या साइन की पावर, कॉस और साइन दोनों एक साथ हो सकते हैं, ठीक है, या फिर केवल साइन की पावर वाला हो सकता है, साइन की पावर 8x dx का मान ज्ञात करो, या फिर हो सकता है कॉस की पावर 8x dx का मान, या फिर हो सकता है साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 6x, ठीक है। साइन x cos x दोनों एक साथ भी हो सकते हैं और सिंगल सिंगल भी हो सकता है। लिमिट 0 से π/2 होगी तभी वो गामा फंक्शन काम करता है, ठीक है जी, तभी गामा फंक्शन काम करता है, ठीक है। अब गामा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन होता है स्टूडेंट, मैं लिख देता हूं कि गामा, चूंकि गामा फंक्शन होता है इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर n x इंटू कॉस की पावर m x dx इज इक्वल टू, जब साइन की पावर n है, कॉस की पावर m है, तो दिस और लिमिट 0 से π/2 है, तो इसमें गामा फंक्शन लगाया जा सकता है। वो होता है गामा n+1/2 इंटू गामा m+1/2, ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा n+m+2/2, ठीक है जी। n और m ये साइन की जो पावर n है वो n यहाँ पे है, और m जो है यहाँ पे cos की पावर m है। जो भी साइन और cos की पावर होगी उसको n और m की जगह रख देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गामा, ये गामा का साइन है, एल को उल्टा कर दो तो गामा का साइन बन जाता है, ठीक है जी। और यहाँ पे +1 है, नीचे +2 है, ठीक है। अपॉन में सबके 2 है, यहाँ नीचे में ऊपर भी, यहाँ 2 टाइम्स नीचे अपॉन में, हर में जो है सब जगह 2 है, 2, डिवाइड में भी 2, मल्टीप्लाई में भी 2, प्लस में भी 2, ठीक है। ऊपर में डिवाइड में 2 है और प्लस में 1 है और मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, ठीक है जी। इस चीज को जरा इस तरीके से आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो गामा फंक्शन का क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का कंफर्म है, 10 मार्क्स आपके कंफर्म है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है जी। इसके लिए अब बात करना है इसका, भैया इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे चूंकि गामा फंक्शन बराबर बाई गामा फंक्शन है, बाई लिख देंगे यहाँ पे गामा फंक्शन, बाई गामा फंक्शन, चूंकि बाई गामा फंक्शन ये है, और तो इसलिए इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos की पावर 8x dx बराबर क्या होगा, ठीक है जी। तो क्या होगा, अब हमें इस प्रकार से बनाना पड़ेगा भैया, क्योंकि यहाँ पे साइन भी है, होता है गामा में, तो साइन अपनी तरफ से यहाँ पे रख दीजिए। कैसे रखेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, साइन की पावर 0x रख देते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर 2 की पावर 0 कितना होता है, 2 की पावर 0 1 होता है ना, किसी की भी पावर 0 अगर होती तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे साइन की पावर 0x बराबर 1, तो 1 इंटू कॉस की पावर 8x, तो कॉस की पावर 8x ही होता है। तो साइन की पावर 0x रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। इसलिए
मतलब 1 इंटू दिस, हमने इसको लिखा 1 इंटू दिस और 1 की जगह साइन की पावर 0x रख दिया, क्योंकि साइन की पावर 0x का मान 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई में करते इसी के बराबर आ जाएगा, तो अपनी तरफ से हमने साइन की पावर 0x रख दिया, इंटू, क्योंकि हमें इस प्रकार से कुछ बनाना था ना, cos की पावर 8x तो है ही आपका और dx, ठीक है जी। अब इसमें आप गामा फंक्शन लगा दीजिए, इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, इसको जरा हम ऐसे कर देते हैं, गामा देख लीजिए, गामा n प्लस 1, तो n की जगह क्या है भैया यहाँ पे 0 है और m की जगह पे क्या है यहाँ पे 8 है, ठीक है जी। तो n प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1 बटे 2 इंटू गामा m प्लस 1 मतलब 8 प्लस 1 बटे 2, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 टाइम्स ऑफ गामा n प्लस m, n मतलब 0 प्लस m मतलब 8 प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, बस कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। 0 प्लस 1 होता है, तो 1 अपॉन 2 गामा के अंदर आ गए, ठीक है जी। फिर प्लस 8 रेट 9 बटे 2 गामा के अंदर आ गए, ठीक है जी। सॉरी इंटू, प्लस नहीं इंटू है, हाँ 2 टाइम्स ऑफ 8 है तो 10 बटे 2 गामा 5 आपका इसके अंदर आ गया, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको। अब देखिए स्टूडेंट, इसको डिटेल लेक्चर इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका डिटेल लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा। गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, याद रख लेना इसको। क्यों होती है डिटेल लेक्चर में हमने बता रखा है, गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, याद रख लेना। गामा 9/2 की वैल्यू क्या होगी, गामा 9/2 की वैल्यू क्या होगी। अब प्रश्न ये है यहाँ पे, गामा 9/2 की सिंगल भी आता है, 2 मार्क्स का आता है, गामा 9/2 की वैल्यू निकालिए या गामा 1/2 की वैल्यू बताइए, सिंगल 2 मार्क्स का आता है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए। तो गामा 1/2 की वैल्यू तो √π है, याद रख लेना इसको। गामा 9/2 की वैल्यू क्या होगी, गामा 9/2 की वैल्यू जब निकालते हैं तो इसका एक तरीका है, जब बटे में 2 होता है ना तो फ्रैक्शन बन जाता है 9/2, हाँ। तो 9/2 की वैल्यू निकालनी हो तो 9/2 में से 1 कम करके यहाँ पे लिख दो, 9/2 में से 1 कम करके 9/2 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 7/2, तो 7/2 यहाँ पे लिख दो, मतलब 1 कम करके यहाँ पे लिख दो और वहां से शुरुआत करो, एक एक कम करते करते मल्टीप्लाई करते जाओ, ध्यान देना। 7/2 लिख दिया, फिर 1 कम करो और, तो 7/2 में से 1 कम करेंगे तो 5/2 बचेगा, इंटू फिर 5/2 में से 1 और कम करो, 1 और माइनस करो तो 3/2 बचेगा, फिर 1 और कम करो 3/2 में -1 करेंगे तो क्या बचेगा 1/2 बचेगा, और जैसे 1/2 बचेगा वैसे 1/2 गुणा फिर लास्ट में गामा के अंदर 1/2 भी रख देंगे। जैसे 1/2 आएगा तो 1/2 लिखेंगे, इंटू फिर 1/2 गामा के अंदर भी रखेंगे, बस यहीं पे इसको रोक देंगे। जैसे 1/2 आएगा वैसे 1/2 को 2 बार लिखेंगे, एक बार बिना गामा के, एक बार गामा के अंदर, ठीक है जी। हाँ अच्छा, अब देखो इसका, हाँ ठीक है, ये हो गया जी आपका गामा 1/2 की वैल्यू तो हो गया √π, ठीक है जी, √π हो गया, इंटू 9/2, 9/2 की वैल्यू आपका क्या हो गया 7/2 गुणा 5/2 गुणा 3/2 गुणा 1/2 गुणा गामा 1/2 को √π लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक है। अब 2 इंटू गामा 5, अब देखो गामा 5 की वैल्यू क्या होती है, अब जब तो बटे में 2 होता है तब तो उसको उस तरीके से करेंगे, 1 कम करके शुरुआत कर दो, ठीक है। गामा 5 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1 कम करके शुरुआत करो, जैसे वहां पे गामा 9/2 को 1 कम करके शुरुआत करी, यहां पे 1 कम करके फैक्टर लगा दो बस। जब बटे में 2 ना हो ना तो तब कोई पूरा नेचुरल नंबर हो और उसका गामा लगा हो, जैसे 5 है नेचुरल नंबर है, कंप्लीट पूर्ण संख्या है, इसका आपको सॉल्व करना है, गामा 5 को सॉल्व करना है तो 1 कम करके, मतलब 1 कम करेंगे तो 4 आएगा और 4 फैक्टोरियल लगा दो, बस 1 कम करके फैक्टोरियल लगा दो, 4 का फैक्टोरियल 5, मतलब अगर मैं बोलूं भाई गामा 7 की वैल्यू बताओ तो 1 कम करके 6 का फैक्टोरियल लगा दो, फैक्टोरियल 6 को सॉल्व कर लो, फैक्टोरियल 6 आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सॉल्व किया होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। अब इसमें क्या है गामा 5 फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 को कैसे सॉल्व करते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल सॉल्व करना हो तो उस नंबर को वहां से मल्टीप्लाई करते 1 तक ले जाओ। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1,
4 × 12 × 24, 24 हो गया जी। तो ये हो आपका 24 आ गया, ठीक है जी। अच्छा सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। तो रूट ये 7 × 5 = 35 और 35 दिया 105 होता है जी। 105 हो गया और रूट पाई इंटू पाई हो जाता है, रूट पाई इंटू रूट पाई हो जाता है, मल्टीप्लाई है ना। और ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, नीचे ये 16 नीचे आ जाएगा, इंटू 24 दूना 48, ठीक है जी। और ये 16 × 48 करेंगे भैया तो आपको 768 आएगा। 105 पाई बटे 768 768। आप कैलकुलेटर में जो सिंपल कैलकुलेटर आपको अलाउड होता है उसको लेके जाएंगे। हाँ, मोबाइल वाले कैलकुलेटर से मत करना भैया, मोबाइल मत ले जाना। अगर आप मोबाइल ले जाएंगे तो आपका यूएफएम हो सकता है, और यूएफएम अगर हो गया मतलब रेस्टिकेशन, हाँ, नकल करते हुए पाए जाने में आपका मोबाइल आएगा और आपका रेस्टिकेशन हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि पूरे सेमेस्टर के जितने भी और पेपर आपने दिए हैं सब में 0 0 0 अंडे 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 आएंगे, इसलिए मोबाइल ना ले जाए। हाँ, 105 पाई बटे 768 आंसर आपका आ गया, बस कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो इस 105 को डिवाइड कर दो 268 से और इंटू पाई की जगह 3.3.4 भी रख दो, लेकिन यहीं पे आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। यहाँ पे आप रखेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से गामा फंक्शन का भी हो गया है। अब मैं आपको ऐसा करता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है ना, होमवर्क देने में क्या दिक्कत आ रही है, होमवर्क देता हूँ मैं आपको। होमवर्क में आप क्या करेंगे, होमवर्क में आप क्या करेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए है, ये होमवर्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग गामा फंक्शन, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x dx। इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो समझ लीजिए आपके 10 मार्क्स कंफर्म हो गए, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर हमने पूरा कर दिया है। अगर इसके 4 पार्ट शायद बने इसके, हाँ 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होंगे और आई बटन में भी लिंक होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट के। तो अगर ये आपने पूरा क्वेश्चन पेपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इससे कराए हैं, अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो 100% आप पास हो जाएगा, 100%। जब एग्जाम में आएगा ना पेपर, देख लेना इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इसलिए जरा सीरियस तरीके से पढ़ाई लिखाई करिए। तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है भैया, मैथ्स टफ लगती है लेकिन टफ उनके लिए है जो सीरियस तरीके से नहीं पढ़ते, टफ उनके लिए है जो सीरियस तरीके से नहीं पढ़ते हैं। तो और दूसरा ये भी है कि अगर आपके सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स है भैया, ऐसा है तो ज़्यादा ही टफ लग रही, पढ़ना मन ही नहीं कर रहा, तो स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक कर लीजिए। जितने भी स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन हैं उनको सबको रट डालिए। यहीं पे आप देखेंगे तो इसमें स्टैटिस्टिक्स के जो हैं 1 2 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, और आपका 2 2 2 2 2 और 2 4 हो गया, 4 और आपका 4 6 और 4 10 10 और 10 20 नंबर का तो आ रखा भैया स्टैटिस्टिक्स। तो 20 मार्क्स तो स्टैटिस्टिक्स हो जाएंगे, थोड़ा बहुत और कर लीजिए तो आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से मेहनत करिए, गुड लक आपके एग्ज़ाम के लिए, और बताइएगा एग्ज़ाम कैसा हुआ। जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे तो आप बताइएगा कमेंट करके कि सर इतना आया था आपके क्वेश्चन पेपर से, इतना नहीं आया था, जो भी है आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।